Hello, students, and my all dear friends. आज हम शुरू करने जा रहे हैं एल टी ग्रेड जो एल टी ग्रेड इंग्लिश है उसके सिलेबस का एक ड्रामा या प्ले कह सकते हैं, जिसके लेखक हैं या प्ले राइट हैं बेन जॉनसन साहब। इसको आप देख पा रहे हैं, वो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और इसमें केवल हम इनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को तो जानेंगे ही, साथ साथ साथियों और मेरे सभी डियर फ्रेंड्स, हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको हम उसकी एक झलक दिखा दे रहे हैं और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप लोग कृपया वीडियो को स्किप ना करें और अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आज हम आपको पूरी समरी और इस प्ले को सीन बाय सीन और प्रत्येक एक्ट को समझाते हुए आज हम बात करेंगे। प्रोलॉग से लेकर के एपीलॉग तक, अंत तक आज हम पढ़ेंगे इस ड्रामा को, और उम्मीद करेंगे कि आप सबको इस वीडियो को देखने के बाद इस ड्रामा को समझने के लिए आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको बात करते हैं सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो इस ड्रामा के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ज़रूरी है, जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो हम ये याद करेंगे कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो है ये किसने लिखा था, इसके ऑथर कौन हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बेन जॉनसन साहब के द्वारा लिखा गया एक प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और हम बात करते हैं कि कब लिखा गया था दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 1598 में पब्लिश हुआ था, और ये 1598 में ही ये चैम्बरलेन थिएटर में परफॉर्म भी किया गया था। साथियों, अब इस पर बात करेंगे कि ये जो ड्रामा है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एक ह्यूमर है, ये एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कह सकते हैं, आप एक ह्यूमरस ड्रामा बोल सकते हैं। और इस ड्रामा की सबसे खास बात ये है दोस्तों कि इस ड्रामा को विलियम शेक्सपियर साहब भी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उन्होंने भी इस ड्रामा में एक्ट किया है। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया साथियों कि ये इसे बेन जॉनसन साहब ने लिखा था और 1598 में पब्लिश हुआ और ये परफॉर्म हुआ चैम्बरलेन में। उसके बाद साथियों अब हम देखते हैं सब जनर क्या है इसका। तो जैसा कि मैंने बता दिया था कि इसका जो जनर है वो है ह्यूमरस कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। साथियों, ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये परफॉर्म कहाँ पे हुआ साथियों, ये भी हम देखेंगे। परफॉर्म हुआ था ये, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन इन 1598 एट द कर्टन थिएटर इन शॉर्डिच लंदन। मतलब साथियों ये ड्रामा जो है ये लॉर्ड चैम्बरलेन मेन में 1598 में एट द कर्टन थिएटर, एक कर्टन थिएटर नाम था, उस थिएटर में ये परफॉर्म किया गया था, जो लंदन के शॉर्डिच नामक स्थान पर स्थित है। साथियों बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रिप्रिंट कब हुआ था साथियों। तो ये जो इनका ड्रामा था साथियों, ये रीप्रिंट हुआ था 1616 में, और ये फोलियो कलेक्शन के साथ में प्रकाशित हुआ था साथियों। और साथियों इसके बाद बात करते हैं रजिस्टर कब हुआ साथियों, आप ध्यान रखेंगे। तो स्टेशनर्स कंपनी ऑन 4 अगस्त 1600 ये रजिस्टर हुआ साथियों स्टेशनर्स कंपनी में 4 अगस्त 1600 ईस्वी में। साथियों का सिक्वल क्या है, अगर पूछ ले क्वेश्चन की साथियों एवरी मैन इन हिज ह्यूमर का सिक्वल क्या था, तो इसका साथियों सिक्वल है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। ये भी आपको याद रखना है साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर का सिक्वल कौन सा प्ले है जो
बेन जॉनसन साहब के द्वारा लिखा गया है साथियों। अब बात करते हैं कि प्रोलॉग की साथियों, तो ये पब्लिश्ड इन 1616 साथियों। ये प्रोलॉग जो है ये 1616 में पब्लिश हुआ था। और ये किसको डेडिकेटेड साथियों, तो डेडिकेटेड है कैम्पबेल को, जो एक हिस्ट्रियन है साथियों, हिस्टोरियन कह सकते हैं, इतिहासकार है साथियों। ये उनको समर्पित है, इनको डेडिकेटेड है। साथियों बात करते हैं कुछ मेजर करेक्टर्स की। साथियों यहाँ पर हम अभी आपको करेक्टर बता दे रहे हैं और इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते चलते हैं, और बाद में तो हम एक एक करके सभी कैरेक्टर्स के बारे में सीखेंगे, सभी कैरेक्टर जानेंगे, किस कैरेक्टर का क्या रोल था और कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। इस पूरी कहानी के बारे में, पूरी प्ले के बारे में हम लोग अभी, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखा दिया है, पूरी समरी में आपको हम समझा रहे हैं साथियों। तो बातियों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसका वो है नोबेल। एक और साथियों, तो ये एन ओल्ड जेंटलमैन है साथियों, एक ओल्ड जेंटलमैन है। और दूसरा कैरेक्टर साथियों इसमें है एडवर्ड नोबेल, जो ओल्ड नोबेल का साथियों पुत्र है, ओल्ड नोबेल का एक पुत्र है। और ये साथियों इसका चीफ प्रोटागनिस्ट है साथियों। यानी साथियों इस प्ले का वो मुख्य जो नायक है वो साथियों एडवर्ड नोबेल है, जो ओल्ड नोबेल का पुत्र है साथियों। इतना क्लियर हो गया होगा साथियों। हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, तो देखते हैं साथियों। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कैरेक्टर आपको नज़र आ रहा है वो है ब्रेन ओम। और ब्रेन ओम कौन है साथियों, ये नोबेल्स का सर्वेंट है। तो जो ओल्ड नोबेल है साथियों, ओल्ड नोबेल का ये नौकर है ब्रेन ओम। फिर बात करें साथियों मास्टर स्टीफन कौन है, तो इसके बारे में भी जानते हैं थोड़ा। तो मास्टर स्टीफन साथियों अ कंट्री गुल है साथियों। ये कहने का मतलब साथियों क्या है, मैं ये नेफ्यू ऑफ ओल्ड नोबेल, ये ओल्ड नोबेल का साथियों नेफ्यू है। और जो एडवर्ड नोबेल है साथियों, एडवर्ड नोबेल का ये कजिन है कह सकते हैं साथियों। और यहाँ पे जो बात की गई है कंट्री गुल, कंट्री गुल का मतलब साथियों होता है ड्यूप्ड कंट्रीमैन। ड्यूप्ड का मतलब साथियों एक भोला भाला देशवासी है साथियों। और ये साथ साथ नेफ्यू है एडवर्ड नोबेल का। और साथियों इसको बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो है जॉर्ज डाउनराइट। ये कौन साथियों, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब साथियों होता है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्वायर का मतलब वो साथियों जमींदार, वो एक जमींदार है और थोड़ा ही साथियों गुस्से वाला इंसान है। और साथियों उसको बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो है बेलब्रेड। और बेलब्रेड कौन है साथियों, तो यहाँ पे बेलब्रेड जो है वो जो डाउन राइट है उसका हाफ ब्रदर है साथियों। और हाफ ब्रदर का मतलब ये हो साथियों स्टेप ब्रदर, साथियों उसका स्टेप ब्रदर है। हमने बता दिया साथियों कि डाउन राइट जो है वो थोड़ा गुस्से वाला व्यक्ति है और वो जमींदार है। और उसका एक हाफ ब्रदर है, एक स्टेप ब्रदर है जिसका नाम बेलब्रेड है। और साथियों यहाँ पे बात करेंगे बेलब्रेड कौन है, तो बेलब्रेड साथियों यहाँ पे जो एडवर्ड है उसका एक फ्रेंड भी है साथियों। और साथियों बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो है जस्टिस क्लेमेंट साथियों। और जस्टिस क्लेमेंट कौन है, इनका क्या रोल है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे साथियों। जस्टिस जैसा कि नाम से पता चल गया, जस्टिस क्लेमेंट इस साथियों यहाँ पर इन्होंने जस्टिस का काम किया है साथियों, जज का काम किया है। ये साथियों सामने आप देख पा रहे हैं एन ओल्ड मजिस्ट्रेट साथियों। इसमें जो जस्टिस क्लेमेंट हैं वो ओल्ड मैजिस्ट्रेट हैं। और एक साथियों इसमें है रॉगर फॉर्मल। और ये साथियों जो जस्टिस है, तो जिसमें जस्टिस है जस्टिस क्लेमेंट उनके क्लर्क हैं साथियों। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो है टॉमस कैटली। तो नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें है टॉमस कैटली। और ये कौन साथियों, तो एक मर्चेंट है साथियों। यहाँ पे टॉमस कैटली है वो एक व्यापारी है। और उसके साथ साथियों इसमें एक कैरेक्टर और है डेम कैटली। डेम कैटली जो साथियों ये टॉमस कैटली की वाइफ है। और साथियों ये वाइफ पे शक करता है कि शायद उसका किसी का कोई चक्कर चलता है साथियों। ये सब आप जानेंगे इधर सब। जब हम ड्रामा स्टार्ट करेंगे, ड्रामा को हमने जो बता दिया साथियों कि एक्ट बाय एक्ट आपको सिखाएंगे, एक एक सीन आपको बताया जाएगा साथियों। आप लोग वीडियो छोड़कर कहीं ना जाएं। और आशा करता साथियों कि हमारी यही उम्मीद है साथियों कि अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आपको यूट्यूब पर या कहीं से भी जा करके आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दोबारा कहीं इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस साथियों यहाँ पर एक बात आप ध्यान अवश्य रखें कि अपने साथ एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, ताकि साथियों जो चीज़ें हम लिखते हैं वो लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग में स्थिर होती हैं साथियों, हमारे दिमाग में रहती हैं, उसको हम भूलते नहीं हैं। साथियों केवल आप वीडियो को देखें ही ना, क्योंकि देखना केवल साथियों एक इंटरटेन होता है, एक मनोरंजन होता है। और मनोरंजन की चीज़ें ज़्यादा देर तक दिमाग में नहीं रहती। अगर आप साथियों इसको लॉन्ग टाइम तक दिमाग में रखना चाहते हैं तो अपने साथ एक कॉपी और पेन लेके अवश्य बैठे साथियों। और एक एक कैरेक्टर को ज़रूर नोट कर लें,
क्योंकि साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है LT ग्रेड इंग्लिश के लिए साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अब साथियों बात करते हैं नेक्स्ट करेक्टर की, तो वो है साथियों मिस्ट्रेस ब्रिजेट। और साथियों जो मिस्ट्रेस ब्रिजेट है वो कैटली की सिस्टर है साथियों। अब साथियों बात करते हैं उसके बाद तो मास्टर मैथ्यू, ये कौन है साथियों, तो जिसमें मास्टर मैथ्यू है वो है द टाउन गुल साथियों, वो उसी टाउन का एक भोला भाला इंसान है साथियों। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ये साथियों टॉमस कैश। टॉमस कैश कौन है, तो साथियों टॉमस कैश की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो टॉमस कैश है वो कैटलीस मैन, यानी साथियों कैटली का एक व्यक्ति है, एक आदमी है जो उसके यहाँ कैशियर का काम करता है साथियों। तो टॉमस कैश कौन है साथियों, तो कैटली का वो एक कैशियर है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की साथियों, तो ओलिवर कॉब। ओलिवर कॉब कौन है साथियों, ये भी हम जान लेते हैं। तो इसमें जो ओलिवर कॉब है वो साथियों वो एक वाटर बियरर है साथियों। वाटर बियरर साथियों वो होता है जो जिसको एक कैसे साथियों कॉन्ट्रैक्ट लेता है साथियों वाटर का पूरा। तो यहाँ पे एक वाटर बीबर जो है वो ओलिवर कॉब है, और इसमें साथियों एक और है टिब। टिब कौन साथियों, तो ये कॉब की वाइफ है। उसके बाद साथियों बात करते हैं इसमें एक कैरेक्टर और साथियों कैप्टन बॉबरडिल, ये लास्ट कैरेक्टर यहाँ बात करते हैं कौन है साथियों, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो ये है पॉल्समैन साथियों। पॉल्समैन साथियों क्या होता है साथियों कि जो बॉबरडिल है वो एक साथियों कह सकते हैं कि वो एक पहले से एक सोल्जर रह चुका है मिलिट्री में साथियों। तो ये वहाँ का रिटायर्ड ऑफिसर कह सकते हैं साथियों बॉबरडिल, यहाँ पे एक रिटायर्ड सोल्जर है साथियों मिलिट्री का। तो इस प्रकार साथियों हमने बात की पूरे कैरेक्टर की। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो हम कहेंगे कि आप सारे कैरेक्टर्स को नोट कर लें, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आप नोट अवश्य कर लें। साथियों हम बढ़ेंगे आगे इसे समरी की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों उसके प्रोलॉग की। तो जैसे कि साथियों आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी प्ले होता है या ड्रामा होता है साथियों, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो साथियों प्रोलॉग और दूसरा साथियों एपीलॉग। अब साथियों ये एपीलॉग और प्रोलॉग क्या होता है पहले हम इसको जानेंगे साथियों। तो जो प्रोलॉग होता है साथियों वो किसी भी प्ले के शुरुआत में आता है साथियों, वो किसी प्ले के शुरुआत में आता है, और जो एपीलॉग होता है वो किसी भी प्ले के बाद में जाता है साथियों। तो बात करते हैं अब सबसे पहले हम इसके बारे में, इसके प्रोलॉग के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे इस प्ले को। तो साथियों जैसे कि देख पा रहे हैं आप, सबसे पहले इस लाइन को पढ़िए कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज अ 1598 कॉमेडी बाय द इंग्लिश प्ले राइट बेन जॉनसन। साथियों यहाँ पे हम बात करेंगे जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो प्ले है, जो 1598 की एक कॉमेडी है, इसके साथ ही जो नाटककार हैं वो बेन जॉनसन साहब हैं। तो हु इज़ पार्टिकुलरली फेमस फॉर ही सटायर्स, और साथियों जो कि विशेष रूप से अपने सटायर्स के लिए, अपने हास्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट, तो इन द प्ले, इस प्ले में एवरी मेजर कैरेक्टर इज डिफाइंड बाय एन ओवरराइडिंग ऑब्सेशन नोन एज ह्यूमर। साथियों इसमें हम बात करेंगे तो जो ए प्ले है, इस प्ले में जितने भी साथियों कैरेक्टर हैं, जितने मेजर कैरेक्टर हैं, मुख्य कैरेक्टर्स हैं या मुख्य पात्र हैं साथियों, उनको डिफाइन किया गया है साथियों एक ओवर राइडिंग ऑप्शन के साथ में, जिसे ह्यूमर साथियों, यानी साथियों इसमें जितने भी हैं सब में ह्यूमर जो साथियों कूट कूट कर भरा हुआ है साथियों, सभी बहुत ह्यूमरिस्ट स्वभाव के कैरेक्टर इसमें यूज किए गए हैं। तो बात करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ह्यूमर्स वर फोर वर्डली। ह्यूमर क्या होता है सबसे पहले हम इसको ही जान लेते हैं साथियों। ह्यूमर्स वर फोर बॉडली फ्लड्स, ब्लैक वाइल, येलो वाइल, फ्लेम एंड ब्लड, which form the basis of the early systems of medicine। साथियों आप बात करते हैं कि जो ह्यूमर होता है, तो ये ह्यूमर किसे हो साथियों, ह्यूमर को साथियों से बात करें, ह्यूमर को ह्यूमर साथियों जिसको साइलेंट कर पढ़ा जाएगा तो ह्यूमर होगा। तो ह्यूमर जो है साथियों वह फोर बॉडली फ्लड्स, इसमें 4 प्रकार के शारीरिक फ्लड्स होते हैं साथियों। फर्स्ट होता है ब्लैक बाइल, सेकंड होता है येलो बाइल, थर्ड होता है फ्लेम, और साथियों जो फोर्थ होता है वो तो ब्लड, विच फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ अर्ली सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। साथियों जिस जो साथियों क्या करता है, फॉर्म होता है, जो रूप बनता है, द बेसिस ऑफ अर्ली सिस्टम जो शुरुआती साथियों जो शुरुआती जो मेडिसिन के सिस्टम्स थे साथियों
जो पद्धतियाँ थी उसके आधार पर जो एक रूप बनाता है साथियों। तो साथियों कहने का मतलब क्या है साथियों, ह्यूमर जो होता है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है साथियों ब्लैक वाइल, येलो वाइल, फ्लेम और ब्लड साथियों। और ये क्या है साथियों, तो ये 4 बॉडली फ्लड्स होते हैं साथियों। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ईच ऑफ दीज 4 फ्लड्स वर ईच ऑफ दीज 4 floods were associated with particular characteristics that were thought to influence a person's temperament as their health। अब साथियों यहाँ बताया गया कि ईच ऑफ दीज 4 फ्लड्स, इनमें से 4 जो फ्लड्स बताए गए, इन 4 फ्लड्स में से प्रत्येक फ्लड जो साथियों हैं वो एसोसिएट होते साथियों विथ पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब वो पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब साथियों वो कुछ विशेष गुणों के साथ में एक साथ होते साथियों। दैट वर थॉट, जिसको समझा जाता है कि टू इन्फ्लुएंस अ पर्सनस टेम्परामेंट, कि इससे साथियों क्या होता है कि एक जो पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है, उसके स्वभाव पर इसका प्रभाव पड़ता है एज वेल एज देयर हेल्थ, और जितना कि उसके हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन साथियों क्या है कि यहाँ पे जो बात किया गया है इन 4 फ्लड्स की, जितने प्रत्येक फ्लड्स होते हैं ये किसी व्यक्ति के स्वभाव पर और उसके हेल्थ पर साथियों बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं, ऐसा माना जाता है। साथियों हम बात करते हैं इस प्ले की, जैसा कि मैंने बताया था साथियों कि आपको हम प्रोलॉग से स्टार्ट करेंगे और इस पूरे प्ले को हम कंप्लीट करेंगे साथियों। तो आप लोग कहीं ना जाएं और मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें और एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को समझें ताकि कहीं से भी आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। साथियों यहाँ बात करते हैं इन द प्रोलॉग। इन प्रोलॉग में क्या बताया गया साथियों, तो इन द प्रोलॉग द स्पीकर अनाउंसेस दैट द प्ले वॉज रिटन ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ द थिएटर। साथियों प्रोलॉग में बताया गया है कि जो यहाँ स्पीकर साथियों वो ये स्पष्ट करता है कि इस प्ले को इसलिए लिखा गया है क्योंकि साथियों ये 1598 में प्ले लिखा गया साथियों। उस समय जो थिएटर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे साथियों। मतलब थिएटर के ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह साथियों इस प्ले को, इस ड्रामा को लिखा गया था, ये प्रोलॉग में स्पष्ट हो जाता है। लेकिन साथियों प्रोलॉग से स्पष्ट होता है कि इस प्ले को लिखने का जो कारण था वो ये था कि उस समय साथियों जो है इंग्लैंड में जो थिएटर थे वो ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहे थे, ज़्यादा मशहूर हो रहे थे साथियों। बात करते हैं क्या गोल था, क्या लक्ष्य था प्ले राइट का इसको लिखने का साथियों। तो द गोल ऑफ प्ले राइट इज टू प्लीज देयर ऑडियंस। और साथियों इस प्ले को लिखने का जो लक्ष्य था प्ले राइट बेन जॉनसन साहब का, वही था कि वो अपने ऑडियंस को, जो भी दर्शक थे देखने वाले साथियों, उन दर्शकों को वो खुशी देना चाहते थे। दिस प्ले साथियों यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिस प्ले द प्रोलॉग कंटिन्यूज विल नॉट टेक द ऑडियंस टू अ प्लेस फॉर अवे। साथियों यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ये प्रोलॉग है इस प्ले का जो प्रोलॉग है साथियों वो बताता है कि द प्रोलॉग कंटिन्यूज, ये प्रोलॉग जो साथियों जारी रहता है, विल नॉट टेक द ऑडियंस टू अ प्लेस फॉर अवे। और साथियों किसी भी ऑडियंस को साथियों, दर्शक को साथियों ज़्यादा दूर तक, एक देर तक एक स्थान पर नहीं रहने देगा साथियों। बट विल शो अ करेंट टाइम एंड प्लेस दैट विल मेक पीपल लव। कहने में साथियों ये है कि जो यहाँ पे प्रोलॉग में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इस प्ले को इस प्रकार से जारी रखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया साथियों कि जो ऑडियंस है वो ज़्यादा देर तक एक स्थान पर नहीं ठहर पाएंगे, बल्कि साथियों थोड़े ही समय में, प्रेजेंट टाइम में साथियों वो सब हंसना शुरू कर देंगे। कहने में साथियों क्या है, जो प्ले राइट है, जो हमारे बेन जॉनसन साहब के इस प्ले को लिखने का जो कारण था साथियों, जो उद्देश्य था वो ये था कि वो अपने ऑडियंस को खुल करके हंसाना चाहते थे। साथियों बात करते हैं द ओपनिंग सीन फाइंड्स नोबेल एंड ओल्ड मैन एट हिज हाउस। अब हम देखते हैं साथियों यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका प्ले। तो जब प्ले शुरू होता है साथियों तो प्ले का जो ओपनिंग सीन होता है, जो फर्स्ट सीन होता है साथियों, उसमें जो ओल्ड नॉवेल जिसके बारे में बात पहले हो चुकी है साथियों, हमने आपको एक एक कैरेक्टर के बारे में समझा दिया था। तो ओल्ड नॉवेल साथियों उसको उसी घर पर पाया जाता है। ही टेल्स, अब साथियों बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, तो ही टेल्स ब्रेनवॉर्म हिज सर्वेंट। यहाँ पे हमने पहले बताया साथियों कि ब्रेनवॉर्म नाम के कैरेक्टर है जो कि सर्वेंट है साथियों ओल्ड नॉवेल का।
तो साथियों वो अपने ओल्ड नॉबल हैं वो अपने ब्रेन वॉर्म यानी कि अपने नौकर से कहते हैं कि टू फेच हिज सन, अपने पुत्र को ढूंढने के लिए, जिसका नाम साथियों है एडवर्ड नोबेल, जिसके बारे में बात हो चुकी है। क्यों साथियों यहाँ पे बात होती है, जब आपका प्ले स्टार्ट होता है तो फर्स्ट सीन होता है साथियों वो खुलता है नोबेल के घर पर, जहाँ पर नोबेल अपने घर पर होते हैं और वहाँ पर अपने नौकर से वो कहते हैं कि वो उनके पुत्र एडवर्ड को ढूंढे। साथियों उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द फादर इज हैप्पी, यहाँ बात करेंगे साथियों जो फादर है, फादर बहुत ही खुश है, यानी साथियों यहाँ पे जो ओल्ड नोबेल है वो बहुत खुश है दैट एडवर्ड इज ए स्कॉलर, कि जो यहाँ पे साथियों एडवर्ड है वो स्कॉलर ही विद्वान है, क्योंकि साथियों वो पढ़ने लिखने में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो इससे साथियों वो बहुत ही खुश है, जैसा कि हर पिता खुश होता है अगर उसका पुत्र पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो बहुत खुश होता है। जैसा कि आप बताइए साथियों एज ही हिमसेल्फ वंस वॉज, जैसे कि साथियों पहले वो भी कभी स्कॉलर हुआ करता था। कहने साथियों क्या है वो बता रहा है कि जैसे कि पहले साथियों जो ओल्ड नॉवेल है वो भी कभी पहले बहुत अच्छे से पढ़ा करते थे, वो भी स्कॉलर हुआ करते थे, उसी प्रकार से उनका पुत्र जो एडवर्ड है साथियों वो भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो भी स्कॉलर है, ये देख करके उनके पिता बहुत खुश होते हैं। बट ही डज नॉट, साथियों बात करते हैं, बट ही डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स टेस्ट फॉर द फ्रूटलेस आर्ट्स। यहाँ पे साथियों फ्रूटलेस आर्ट्स की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, तो आप बताएं साथियों कि वो बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि उनका जो बेटा है वो एक स्कॉलर है साथियों, वो पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, बहुत खुश हैं। और वो कहने जैसे कि वो पहले वो भी बहुत ही अच्छे स्कॉलर हुआ करते थे, लेकिन साथियों यहाँ पर वो बता रहे हैं कि साथियों कहने हैं कि द फादर हैप्पी, वो खुश तो है, बट एज ही हिमसेल्फ वॉज वंस वॉज, पहले वो भी कभी स्कॉलर हुआ करता था, बट साथियों बट ही डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स टेस्ट। साथियों क्या होता है कि वो अपने पुत्र के टेस्ट को साथियों अप्रूव नहीं कर पाता है फॉर द फ्रूटलेस आर्ट, क्योंकि साथियों वो पढ़ने में तो अच्छा था, साथियों वर्ल्ड नोबेल जो थे वो विद्वान तो थे, बट उन्होंने जो है अपने उस स्कॉलर होने के साथ साथ होने की बाद भी वो कुछ कर नहीं पाए, तो इससे साथियों वो अपने पुत्र को एडवर्ड को कोई साथियों अच्छा ज्ञान नहीं दे पाते, साथियों स्कॉलर होने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पाए। साथियों इसके साथियों हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे साथियों क्या होता है, तो मास्टर स्टीफन, अब बात करते हैं हम मास्टर स्टीफन की। तो मास्टर स्टीफन एन इजली ड्यूब कंट्री में, जैसे हमने साथियों पहले बता दिया था कि जो मास्टर स्टीफन है वो साथियों कौन है, तो वो मास्टर स्टीफन यहाँ पे साथियों एक बहुत ही भोला भाला एक देशवासी ये कंट्रीमैन है, और देन अराइव्स वो उसी समय प्रवेश करता है विद रिलेटिव्स, साथियों वो अपने सहगी संबंधियों से मिलने के लिए, तो साथियों वो नोबेल के घर पर आता है जहाँ पे नोबेल और ब्रेनवॉर्म पाए जाते हैं। तो नोबेल ब्रेनवॉर्म के पास वो पहुँचता है साथियों, और वहाँ पर वो मिलना चाहता है एडवर्ड से, साथियों वो वहाँ पहुँचता है, कौन पहुँच साथियों वहाँ पर मास्टर स्टीफन। पर साथियों होता क्या है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो नोवेल गिव्स हिम एडवाइस ऑन हाउ टू बी अ बेटर मैन। लेकिन साथियों यहाँ पे बात की गई है कि नोवेल साथियों वो बहुत ज़्यादा डायलॉग या मोनोलॉग यहाँ पे देता रहा साथियों, वो हमेशा साथियों बहुत सारे लेक्चर्स देता है। तो यहाँ पे जैसे साथियों वहाँ पे मास्टर स्टीफन पहुंचता है कि तुरंत साथियों जो ओल्ड नोबेल है एडवर्ड के पिता वो तुरंत उसको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति बेहतर व्यक्ति बन सकता है, साथियों उसको ज्ञान देना वो शुरू कर देते हैं। लेकिन साथियों होता क्या है, शॉर्टली देयर आफ्टर, लेकिन साथियों जब वो ज्ञान देना शुरू करते हैं तो तुरंत बाद साथियों जो स्टीफन है वो वहाँ से क्या साथियों डिफार्ट्स वो चला जाता, साथियों स्टीफन वहाँ से तुरंत निकल लेता है, और असर बैंड देन गिव्स नोबेल अ लेटर मीन फॉर एडवर्ड, कि तभी होता क्या साथियों, अब वहाँ पे मास्टर स्टीफन तो चला जाता है, लेकिन मास्टर स्टीफन के चले जाने के तुरंत बाद साथियों क्या होता है कि वहाँ पे जो उसका नौकर है ओल्ड नोबेल का ब्रेनवॉर्म, वो एक पत्र लेकर आता है जो कि उनके पुत्र एडवर्ड के लिए था, और उस पत्र को साथियों वो ओल्ड नोबेल यानी एडवर्ड के पिता को दे देता है। तो साथियों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं व्हेन ही रीड्स इट, जब वो उसको पढ़ता है ही रियलाइजेस, तो उनको ज्ञान होता है, उनको पता चलता है कि इट इज़ नॉट फॉर हिम एंड टेक्स ऑफेंस एट द इम्पोलाइट इनफॉर्मल टोन ऑफ द लेटर। तो साथियों जब वो उस पत्र को पढ़ते हैं ओल्ड नोबेल जो एडवर्ड के लिए पत्र था, उस पत्र को जब वो पढ़ते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये पत्र उनके लिए नहीं था, तो साथियों उनमें बहुत सारे अभद्रता वाली बातें और साथियों बुरा भला उसमें लिखा गया था उस लेटर में, जो कि उस लेटर को लिखने वाले ने साथियों उस एडवर्ड के पिता के बारे में ही उल्टी सीधी भद्दी गालियाँ लिखी थी। साथियों इसको पढ़ने के बाद साथियों नोबेल
को पता चल जाता है कि ये पत्र उसके लिए नहीं था साथियों, क्योंकि जैसा कि उन्हें पहले बता दिया था कि साथियों यहाँ पे जो ओल्ड नोबेल है वो हमेशा लेक्चर दिया करते हैं, हमेशा वो ज्ञान दिया करते हैं। तो इसी ज्ञान को लेकर के साथियों जिसने भी पत्र को लिखा था उसके बारे में आगे आपको बताते हैं साथियों। उसने उनके पिता को बहुत ही बुरी भली बातें, उल्टी सीधी बातें उसने लिखी हुई थी। उसको पढ़ने के बाद साथियों क्या था, ओल्ड नोबेल को पता चल जाता है कि उनको ये पत्र नहीं पढ़ना चाहिए था। थोड़ा सा साथियों और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं he has the letter given to his son and decides he will encourage him but not force him to try to be a गुड मैन। साथियों यहाँ पे एक हम आपको बात बताते हैं, यहाँ पे साथियों होता क्या है कि जो ओल्ड नोबेल है साथियों, ओल्ड नोबेल हमेशा अपने पुत्र एडवर्ड नोबेल को बुरा भला कहते रहते हैं, हमेशा उसको ज्ञान दिया करते हैं साथियों, उसको फोर्स करते रहते हैं कि तू पढ़ाई करे, अच्छा इंसान बने। तो साथियों इसी के लिए जिसने भी पत्र को लिखा था साथियों, उस पत्र में उसके पिता को बुरी भली बातें कही थी और गालियाँ भी शायद उसमें लिखी गई थी साथियों। तो ये देखने के बाद साथियों उनको पता चल जाता है और वो क्या करते हैं, उस पत्र को उनके अपने पुत्र को दे देते हैं और ये निर्णय कर लेते हैं कि अब वो उसको केवल करेंगे तो इनकरेज करेंगे और साथियों वो यही समझ जाते हैं कि उनको कभी भी अपने पुत्र को फोर्स नहीं करना है, उस पर दबाव नहीं डालना है कि वो पढ़ाई करे, बल्कि टू ट्राई टू बी अ गुड मैन। किस लिए साथियों, एक अच्छा आदमी बनने के लिए। तो साथियों यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पहले जो ओल्ड नोबेल थे वो अपने पुत्र को एडवर्ड को साथियों वो डांटा करते थे, उसको हमेशा दबाव दिया करते थे, उसके ऊपर उसको फोर्स करते थे कि वो पढ़ाई करे, अच्छा आदमी बने। लेकिन साथियों उस पत्र को पढ़ने के बाद जिसमें उनके लिए उल्टी सीधी बातें लिखी गई थी, उनको समझ में आ जाता है कि उन्हें अपने पुत्र को केवल इंकरेज करना चाहिए, केवल प्रोत्साहित करना चाहिए, बल्कि कभी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं डालना चाहिए, उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। साथियों आई होप दैट सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सीन की बात होती है। द नेक्स्ट सीन ऑफ एक्ट फर्स्ट फाइंड्स एडवर्ड रिसीविंग द लेटर एंड लर्निंग दैट हिज फादर हैज रीड इट। अब साथियों यहाँ पे बात होती है कि एक्ट फर्स्ट में जो नेक्स्ट सीन होता है उसमें एडवर्ड को वो पत्र मिल जाता है और पत्र को मिलने के साथ उनको ये भी पता चल जाता है, यानी पत्र को देने से पहले साथियों ब्रेनवॉर्म ने क्या किया कि एडवर्ड को बता दिया कि इस पत्र को आपके पिताजी ने पहले ही पढ़ लिया साथियों। तो इसका भी खबर एडवर्ड को हो जाता है साथियों कि ये पत्र उसके पिता ने पहले ही पढ़ लिया है। अभी क्या हो साथियों, स्टीफन इंटर्स एंड आस्क्स अबाउट द मैन हु डिलीवर्ड द लेटर। और तभी स्टीफन साथियों जो पहले मैंने आपको बता दिया था नॉवेल का साथियों जो कजिन है वो इंटर करता है साथियों, और जब वो पहुंचता है तो तुरंत पूछता है उस व्यक्ति के बारे में जिसने इस पत्र को भेजा था। साथियों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है साथियों, हु इज़ नाउ लॉन्ग गॉन। तो साथियों अभी वो बहुत दूर था साथियों, बहुत दूर है, तो उसके बारे में बात करता है कि आखिर वो कौन है जिसने इस पत्र को लिखा है। साथियों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टीफन एंड एडवर्ड हु आर कजिन्स टॉक एंड देन गो टू द सिटी टू मीट द मैन हु सेंड द लेटर। अब साथियों होता क्या है कि जो साथियों यहाँ पे स्टीफन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों यहाँ पे जो स्टीफन है और एडवर्ड है वो दोनों कजिन हैं साथियों, वो बात करते हैं एंड देन और फिर वो जाते हैं शहर में उस व्यक्ति से मिलने जिसने उस पत्र को भेजा था साथियों। समझ में आ गया होगा साथियों। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सीन 3 इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर्स मैथ्यू एंड कॉब एट द लेटर्स हाउस। कॉब टॉक्स अबाउट रिस्पेक्टेबल एंसेस्टर्स एंड मैथ्यू। साथियों थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इस फुल स्टॉप तक। साथियों यहाँ बात होती है कि जो साथियों यहाँ पे सीन 3 है उसमें इंट्रोड्यूस करवाया साथियों कुछ कैरेक्टर से। कुछ कैरेक्टर्स में कौन कौन साथियों वो देख लीजिए। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि मैथ्यू और कॉब, हमने साथियों पहले बता दिया था। तो मैथ्यू और कॉब साथियों लेटर्स हाउस पहले वाले घर में साथियों जो है वहाँ जो घर था उसके बाद वाले घर में प्रवेश करते हैं। कॉब टॉक्स अबाउट, और कॉब वहाँ पे साथियों बात करता है अपने रिस्पेक्टेबल एंसेस्टर्स के बारे में, अपने सम्मानित पूर्वजों के बारे में बात करता है। एंड मैथ्यू आस्क्ड अबाउट लोकेटिंग अ मैन नेम कैप्टन बॉबाडिल whom कॉब सेज इज हिज गेस्ट। और साथियों
होता क्या है कि यहाँ पे जो कॉब है वो बात करता है अपने रिस्पेक्टेबल एंसेस्टर्स के बारे में, और उसी समय मैथ्यू जो साथियों बात पूछता है एक ऐसे व्यक्ति के लोकेशन के बारे में जिसका नाम कैप्टन बॉबडील है, जिसके पहले बता देता हूँ कि कैप्टन बॉबडील है वो मिलिट्री का रिटायर साथियों एक सिपाही है साथियों, उसके बारे में बात करता है। तो साथियों जो बात करता है तो बताता है कि होम कॉब सेज हिज गेस्ट, जिसको कॉब साथियों अपना गेस्ट कहा करता है। साथियों हमेशा कॉब कहता है कि जो कैप्टन बॉबडील है साथियों वो क्या है साथियों, वो मेरा गेस्ट है। तो उसके बारे में साथियों मैथ्यू यहाँ पे बात करता है। तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे थोड़ा सा और कहानी अब यहाँ पे साथियों इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग वीडियो को देखते रहे। मैथ्यू डज नॉट बिलीव, मैथ्यू को विश्वास नहीं होता इस बात पर साथियों, मैथ्यू विश्वास नहीं करता है कि कैप्टन बॉबडील इसका गेस्ट हो सकता है। लेकिन साथियों होता क्या है, कॉब टेल्स हिम, कॉब उससे बताता है कि द मैन स्लेप्ट ऑन हिज बेंच द प्रीवियस नाइट। लेकिन साथियों फिर क्या हो, जब उसको विश्वास नहीं होता है तो कॉब उसको फिर बताता है कि जो कैप्टन बॉबडील है साथियों वो पिछली रात यही अपनी बेंच पर लेटा हुआ था। साथियों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कॉब इंट्स द सीन विथ अ मोनोलॉग। अब साथियों यहाँ पे जो कॉब है वो इस सीन को साथियों एक मोनोलॉग के साथ खत्म करता है, और क्या होता साथियों, दैट टेल्स ऑफ द ड्रामा इन हिज हाउस एंड ऑफ बॉबडील ओविंग हिज मनी। साथियों क्या होता था, एक मोनोलॉग यहाँ पे होता है क्योंकि अब ड्रामा इन हिज हाउस, अपने घर में एक ड्रामा करता है साथियों, वो एक नाटक करता है एंड बॉबडील और मनी, और बताता है साथियों कि जो बॉबडील है वो साथियों उसका उसके धन का कर्जदार है, उसने उससे कर्जा लिया हुआ है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो सीन 4 की तरफ हम चलते हैं। अब सीन 4 में क्या होता है, सीन 4 द फाइनल सीन ऑफ एक्ट फर्स्ट। साथियों यहाँ पे सीन 4 जो है साथियों एक्ट फर्स्ट का फाइनल सीन है। साथियों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुल मिला कितने इसमें एक्ट्स हैं, तो इसमें कुल मिलाकर के 5 एक्ट आपको मिलने वाले हैं। साथियों यहाँ पे अब बात होती है एक्ट फर्स्ट सीन 4 की, तो यहाँ बात हो रही है कि सीन 4 द फाइनल सीन ऑफ एक्ट फर्स्ट, यानी सीन 4 जो साथियों वो एक्ट फर्स्ट का फाइनल सीन है। तो इसमें क्या साथियों कहाँ पे शुरू होता है साथियों, तो एक्ट फर्स्ट के जो फाइनल सीन है सीन 4 अनफोल्ड्स इन कॉब्स हाउस, ये खुलता है कॉब के घर में, वर बॉबडील लाइज ऑन द बेंच, जहाँ पर जो बॉबडील है साथियों वो बेंच पर लेटा हुआ है। साथियों मैथ्यू एंड बॉबडील टॉक एंड मैथ्यू एग्रीज नॉट टू मेंशन दैट बॉबडील स्पेंड द नाइट देयर। और साथियों यहाँ मैथ्यू और बॉबडील बात करते हैं, और मैथ्यू साथियों यहाँ पे सहमत होता है कि नॉट टू मेंशन, कि उसने उसे नहीं बताया गया था दैट बॉबडील स्पेंड द नाइट देयर, कि बॉबडील ने अपनी पिछली रात यहीं बिताई है, ये उसको नहीं बताया गया साथियों, ये वो सहमत होता है, इससे उसे सहमत हो जाता है, इसको स्वीकार करता है। थोड़ा सा और आगे साथियों मैथ्यू शेयर्स अ न्यू प्ले विच दे डिस्कस बिफोर लिविंग फॉर अ टैबन। अब साथियों मैथ्यू यहाँ पर एक नया नाटक और साझा करता है जो कि जिसके बारे में वो डिस्कस करने वाले साथियों बिफोर लिविंग फॉर अ टैबन। साथियों टैबन का मतलब यहाँ पे साथियों शराब खाना या बार साथियों, जिसके बारे में वो शराब खाने की तरफ जाने से पहले डिस्कस करने वाले साथियों, तो उस पर डिस्कस करने लगे। साथियों और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक्ट सेकेंड अब शुरू होता है। एक्ट सेकेंड कहाँ पे ओपन होता है, काउंट्स लाइन से शुरू साथियों, और यहाँ पे ये देखेंगे इसमें एक्ट सेकेंड में क्या होता है। तो एक्ट सेकेंड ओपन्स इन अनदर पार्ट ऑफ द सिटी, जो साथियों यहाँ पे एक्ट सेकेंड है वो उस सिटी के दूसरे पार्ट में ओपन होता है। कैटली साथियों यहाँ बात करें, कैटली अ मर्चेंट इंटर्स अलॉन्ग विथ हिज कैशियर कैश। साथियों यहाँ पे बात होती है एक्ट सेकेंड में कि ये जो है साथियों उस शहर के दूसरे पार्ट में ओपन होता है, और कैटली जो है साथियों एक मर्चेंट है, वो उसमें प्रवेश करता है अपने कैशियर जिसका नाम कैश है उसके साथ, एंड कैटलीज ब्रदर इन लॉ डाउन राइट हु इज द स्क्वायर। साथियों यहाँ पर एक डाउन राइट नाम का साथियों कैटली का ब्रदर इन लॉ है, जो कि साथियों ने बता दिया था कि वो जमींदार है, वो साथियों जमींदार है। तो कैटली टेल्स द स्क्वायर, अब कैटली यहाँ पर साथियों जमींदार से कहता है दैट बेलब्रेड हिज ब्रदर। यहाँ पे साथियों को हमने बताया था कि जो बेलब्रेड है वो साथियों डाउनराइट का हाफ ब्रदर यानी कि स्टेप ब्रदर है साथियों। तो बेलब्रेड उसका जो भाई साथियों उसको हम बात करता है कैटली की, जो साथियों तुम्हारा भाई जो बेलब्रेड है हैड बीन डिसरिस्पेक्टफुल। साथियों तो आपका भाई साथियों जो है बताता है कि वो सम्मानित व्यक्ति नहीं रहा है। अब साथियों बात करते हैं आगे, तो बेलब्रेड इज
एंगर्ड। अब इस पे साथियों क्या होता है कि जो बेलबर्ड होता है वो गुस्सा हो जाता है। बोबाडिल एंड मैथ्यू लुक फॉर, अब साथियों यहाँ बोबाडिल और मैथ्यू बेलब्रेड की खोज करते हैं, बट डू नॉट फाइंड बेलब्रेड, लेकिन वो बेलब्रेड को वहाँ नहीं पाते। साथियों लोग खोज करते हैं बट बेलब्रेड को नहीं पाते हैं। नेक्स्ट इन द मोर फील्ड्स ऑफ लंदन, साथियों लंदन के नेक्स्ट मोरफील्ड के नेक्स्ट इन द मोरफील्ड्स ऑफ लंदन, लंदन के मोरफील्ड में साथियों क्या होता है कि ब्रेन वॉर्म इज डिस्गाइज्ड एज ए सोल्जर। साथियों वहाँ पर जो ब्रेन वॉर्म है, जो ओल्ड नोबेल के साथियों नौकर है, उसने क्या किया साथियों, उसने एक नया बेस बनाया हुआ है। साथियों यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रेन वॉर्म ने बहुत सारे बेस बदले हुए हैं, तो भी साथियों आप यहाँ पे देखेंगे। साथियों यहाँ पे ब्रेन वॉर्म जो है वो मोर फील्ड्स ऑफ लंदन के दूसरे पार्ट में साथियों, लंदन का एक दूसरा स्थान है, वहाँ पर साथियों ब्रेन वॉर्म जो है एक सोल्जर के बेस में है। ही वांट्स टू स्टॉप नोबेल्स परस्यूट ऑफ हिज सन। साथियों यहाँ पे बात करते हैं कि जो ओल्ड नोबेल तो अपने पुत्र की खोज कर रहे हैं। साथियों यहाँ पर जो ब्रेन वॉर्म है वो साथियों नोबेल की इस खोज को यहाँ पर जो उसकी पुत्र की खोज है, पुत्र को ढूंढ रहा है, उसको खत्म करना चाहता है। साथियों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो स्टीफन एंड नोबेल एंटर, तभी स्टीफन और नोबेल साथियों वहाँ पे प्रवेश करते हैं। साथियों स्टीफन हैज़ लॉस्ट अ पर्स, साथियों स्टीफन ने एक पर्स खो दिया है, कॉन्टेनिंग अ रिंग, जिसमें एक रिंग है, हिज मिस्ट्रेस, जो उसके मिस्ट्रेस से उसको मिली। साथियों क्या है, स्टीफन ने एक ऐसा पर्स खो दिया है जिस पर्स में उसके मिस्ट्रेस की साथियों एक रिंग है। और साथियों यहाँ बात करते हैं एज द एक्ट कॉन्टिन्यूज, जैसे साथियों जो एक्ट होता है वो कॉन्टिन्यू होता है, एक्ट चलता रहता है। नोबेल डिलीवर्स अ मोनोलॉग, और वहाँ पे साथियों जो नोबेल है वो एक मोनोलॉग बोलता है। और साथियों जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि जो नोबेल है ये वही ओल्ड नोबेल है साथियों, ये हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान देता रहता है साथियों। तो यहाँ पर जो नोबेल है वो एक मोनोलॉग यहाँ फिर डिलीवर करता है साथियों। मोनोलॉग क्या है, अबाउट हिज यूथ, अपने यूथ के बारे में, अपनी युवावस्था के बारे में यहाँ पे एक मोनोलॉग देता है। एंड द वे पेरेंट्स ऑफ एन इन्फ्लुएंस देयर चिल्ड्रेन इन नेगेटिव वेज, और साथियों अपनी यूथ के साथ के बारे में बात करने के साथ साथियों वो उन पेरेंट्स के बारे में बात करता है जो लोग निगेटिव बेस में नकारात्मक तरीकों साथियों अपने बच्चों को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में भी साथियों वो बात करता है, एक मोनोलॉग यहाँ पे पेश करता है। साथियों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। साथियों ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, दैट ही हैज़ नॉट बीन अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन हिज सन, साथियों वो इसलिए खुश है कि उसने अपने पुत्र के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं डाला है, क्यों साथियों वो भी उस अपने पिता के समान साथियों एक स्कॉलर था, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। साथियों ऑल्दो ही बिलीव्स, यद्यपि वो विश्वास करता है कि हिज सन हैज़ गॉन डाउन द रॉन्ग पथ, मैं साथियों वो विश्वास करता है कि उसका बेटा जो है वो गलत रास्ते पर चला गया है, लेकिन साथियों फिर भी वो खुश है कि उसने अपने बेटे के ऊपर अपना कोई गलत प्रभाव नहीं डाला है। साथियों बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इन एक्ट थर्ड मैथ्यू बॉबरडील एंड बेलब्रेड। साथियों बात करते हैं एक्ट थर्ड की, तो एक्ट थर्ड में मैथ्यू है, बॉबरडील है, बेलब्रेड है, और इन ये टैवर्न, ये सब साथियों एक शराब खाने में होते हैं। साथियों हम बात करेंगे एक्ट थर्ड में मैथ्यू बॉबरडील और बेलब्रेड, ये साथियों एक टैवर्न यानी एक शराब खाने में है, वाइल मैथ्यू एंड बॉबरडील टॉक ऑफ डिसलाइकिंग बेलब्रेड्स ब्रदर डाउनराइट, जहाँ पर साथियों मैथ्यू और बॉबरडील बात करते हैं बेलब्रेड के भाई जो स्टेप ब्रदर साथियों डाउनराइट को ना पसंद करने के बारे में बात करते हैं। एडवर्ड एंड स्टीफन अराइव, कि तभी साथियों वहाँ पे एडवर्ड और स्टीफन भी आ जाते हैं। साथियों थोड़ा सा हम आगे और बढ़ेंगे। बेलब्रेड इट टर्न्स आउट, साथियों कहा बेलब्रेड इट टर्न्स आउट इज द वन हु रोट द लेटर टू एडवर्ड। साथियों यहाँ पे बात होती है बेलब्रेड जो साथियों बेलब्रेड ही वो ऐसा व्यक्ति है जिसने साथियों क्या किया था, वो द वन हु रोट द लेटर टू एडवर्ड। यहाँ पर साथियों अब ये बात खुलासा होती है कि बेलब्रेड ही वो ऐसा व्यक्ति था जिसने एडवर्ड के लिए वो पत्र लिखा था। साथियों इसके बारे में आपको पता चल गया कि बेलब्रेड ने क्या किया साथियों, बेलब्रेड ने ही उस पत्र को लिखा था एडवर्ड के लिए जो उसके पिता ने पढ़ लिया था। दे गो ऑन टू डिस्कस स्टीफन एंड बॉबरडील्स मिलिट्री एक्सपीरियंसेस। अब साथियों वो सब बात करने लगते हैं स्टीफन और बॉबरडील की जो मिलिट्री एक्सपीरियंस थे, जो उन्होंने सेना में काम किया, मिलिट्री में काम किया, उस सारे अनुभवों के बारे में वो बात करते हैं। साथियों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कैश एंड कैटली आर इंगेज इन अ सैडी एक्सचेंज ऑफ मनी। साथियों और इस समय जो कैश है, जो कैटली का साथियों कैशर है और जो कैटली है, ये दोनों इंगेज हैं साथियों सैडी एक्सचेंज ऑफ मनी, वो धन के आदान प्रदान में साथियों वो वहाँ बिजी है।
कैटली सेंड्स, इसके साथियों क्या होता है, जो कैटली होता है, कैटली सेंड्स कैश ऑन अनदर जॉब एंड आस्क टू बी इन्फॉर्म्ड इफ बिलब्रेड और एनीवन एल्स कम्स टू हिज हाउस। अब साथियों यहाँ पे थोड़ा हम बात करेंगे। साथियों यहाँ पे जो कैटली है वो अपनी पत्नी के ऊपर साथियों, जो उसकी पत्नी है और वाइफ के ऊपर साथियों विश्वास नहीं करता, उसको लगता है कि पत्नी का किसी चक्कर है। तो साथियों वो क्या करता है, वो अपने कैशियर कैश को साथियों एक दूसरे कार्य के लिए भेज देता है वहाँ से, ये कहते हुए कि वो घर जाए और अगर बेलब्रेड या कोई भी उसके घर पर आता है तो तुरंत उसको इन्फॉर्म करें। साथियों थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो एंड अपसेट कॉब तभी होता है साथियों, क्या एक एंड जो कॉब है यहाँ पे, बाकी कॉब जो साथियों वाटर वेयर है साथियों, एंड अपसेट कॉब एंटर्स तभी एक वो कॉब भी वहाँ पे इंटर करता है एंड कैश टेल्स हिम, और कैश उसको बताता है कि इट इज़ ह्यूमर, कि ये उसका ह्यूमर है, हास्य है, दैट इज़ मेकिंग हिम फील डिस्ट्रेस, जो कि हम सबको दुखी कर देता है। साथियों द नेक्स्ट सीन इज एट जस्टिस क्लेमेंट्स हाउस। अब जो नेक्स्ट सीन था साथियों और जस्टिस क्लेमेंट के घर का सीन है। वहाँ पे क्या साथियों, जो जस्टिस क्लेमेंट कौन है साथियों, वो ओल्ड जज हैं। तो कॉब टेल्स कैटली दैट सम मैन have arrived at his house and Catley worries about his wife sister giving in to their desires। अब साथियों यहाँ पे क्या होता है कि कॉब जो है यहाँ पे द नेक्स्ट सीन इज एट जस्टिस क्लेमेंट्स हाउस। अब जो नेक्स्ट सीन साथियों और जस्टिस क्लेमेंट के घर का सीन है, वहाँ पे सभी पात्र सभी कैरेक्टर्स वहाँ पे साथियों होते हैं, जैसे कॉब है साथियों वहाँ पे और कैटली भी वहाँ पे होता है। और साथियों कॉब जो है वो कैटली से कहता है साथियों कि दैट सम मैन, कि कुछ लोग आपके घर पर आए हुए हैं। और कैटली जो साथियों घबरा जाता है अबाउट हिज वाइफ, अपनी पत्नी के बारे में और अपनी सिस्टर के बारे में साथियों कुछ सोच को लेकर के। लेकिन मैं साथियों पहले बताया था कि वो अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करता, उसे लगता था कि उसका बेलब्रेड के साथ में चक्कर चलता है साथियों। इस प्रकार से वो थोड़ा घबरा जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कॉब अटेम्प्ट, यहाँ पे कॉब जो साथियों वो अटेम्प्ट करता है टू पुट हिज माइंड एट ईज। कॉब यहाँ पर साथियों उसके दिमाग को थोड़ा सा राहत देने, दिमाग में थोड़ा सा राहत पहुंचाने का प्रयास करता है। कॉब आल्सो वांट्स, लेकिन साथियों होता क्या है कि कॉब आल्सो वांट्स, कॉब उस टाइम जो है साथियों कॉब भी जो है रिवेंज लेना चाहता, बदला लेना चाहता था एज बॉबाडिल, क्योंकि जो बॉबाडिल है साथियों हैज यूज हिज वाइफ, कि बॉबाडिल ने साथियों उसकी पत्नी का यूज़ किया है, इसलिए साथियों वो भी बदला लेना चाहता है। जस्टिस क्लेमेंट एंड रॉगर हिज क्लर्क अराइव, तभी क्या हो साथियों कि जस्टिस क्लेमेंट और उसका जो क्लर्क है रॉगर वो वहाँ पर पहुँचते हैं। कॉब आस्क्स द जस्टिस टू पनिश बॉबाडिल, और कॉब यहाँ पर साथियों बात करेंगे जैसे कि वो समझता था कि बॉबाडिल का उसकी पत्नी के साथ चक्कर है तो वो बदला लेना चाहता था। तो कॉब यहाँ पर साथियों जस्टिस से कहता है कि बॉबाडिल को पनिश करें, उसको सजा दे दें। बट द जस्टिस ऑर्डर्स कॉब जेल फॉर हिज करेक्टर एंड प्रीवियस एक्शंस, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि जो जस्टिस थे वो ऑर्डर देते हैं कि कॉब को जेल की सजा दे देते हैं उसके करेक्टर, उसके कुछ गुणों की वजह से और उसके प्रीवियस एक्शंस की वजह से, उसके कुछ पिछले कार्यों की वजह से जो जस्टिस हैं वो कॉब को सज़ा सुना देते हैं, जेल की सज़ा दे देते हैं साथियों, उसको कैद की सज़ा दे देते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस एंड इंट्रैक्शंस कंटिन्यू टू ड्राइव द स्टोरी। साथियों यहाँ बात होती है कि थोड़ा सा और भी कठिनाइयों के साथ और पारस्परिक स्वभाव के साथ में साथियों जो ये प्ले होता है, कहानी होती है वो आगे बढ़ती रहती है अनटिल द फाइनल एक्ट तक। साथियों फाइनल एक्ट क्या होता है, विच टेक्स प्लेस एट द होम ऑफ जस्टिस क्लेमेंट, जो जिसने स्थान लिया हुआ था जस्टिस क्लेमेंट के घर पर, वहाँ तक ये जो स्टोरी है साथियों वो चलती रहती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्लेमेंट, नोबेल, कैटली, डेम, कैटली, कैश, कॉब एंड सम अदर सर्वेंट्स एंटर, कि तभी होता क्या साथियों कि क्लेमेंट जस्टिस क्लेमेंट के घर पर साथियों क्लेमेंट, नोबेल, कैटली, डेम कैटली यानी कि जो कैटली की वाइफ है, कैश जो कैशियर है कॉब का, कॉब और कुछ नौकर वहाँ पर प्रवेश करते हैं। साथियों दे आर ट्राइंग टू सिफ्ट थ्रू द सीक्वेंस ऑफ फॉल्स मैसेजेस दे हैव रिसीव। अब साथियों वो क्या करते हैं, वो शिफ्ट का मतलब साथियों जांच करना होता है, वो जांच करने का प्रयास कर रहे हैं सीक्वेंस में जो भी खराब बेकार मैसेजेस उनको मिले हैं उनके रिसीव हुए हैं उनको एक एक करके साथियों वो जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं तो फिर है बॉबाडिल एंड
मैथ्यू ज्वाइन द ग्रुप। तभी बॉबडील और मैथ्यू भी उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं एंड अनाउंस करते हैं, ये स्पष्ट करते हैं, घोषणा करते हैं कि दैट दे हैव अ वारंट फॉर डाउन राइट, कि उनके पास डाउन राइट के लिए एक वारंट है, अरेस्ट वारंट है। साथियों आगे बढ़ते हैं। स्टीफन डाउन राइट एंड ब्रेन वॉर्म। यहाँ पे जो स्टीफन है, डाउन राइट है और ब्रेन वॉर्म है, हु इज इन डिसगाइज, जो इसमें बेस बदले हुए हैं, आल्सो अराइव, वो भी क्लेमेंट के घर पर यानी जस्टिस क्लेमेंट घर पर पहुंच जाते हैं। साथियों डाउन राइट, ब्रेन वॉर्म, जैसे मैंने बताया साथियों कि जो ब्रेन वॉर्म है उसने बहुत सारे बेस बदले हैं, तो डाउन राइट टू ब्रेन वॉर्म जो और स्टीफन जो उन्होंने बेस बदला हुआ था वो भी वहाँ पहुँचते हैं। साथियों यहाँ पे बात होती है फिर आगे, तो क्लेमेंट वांट्स ब्रेन वॉर्म जेल फॉर नॉट सर्विंग वारंट्स इन द राइट पे। अब साथियों यहाँ पे क्लेमेंट जो है वो ब्रेन वॉर्म को कैद की सज़ा देना चाहते हैं क्योंकि उसने वारंट का सही से यूज नहीं किया था। लेकिन साथियों होता क्या है कि ब्रेन वॉर्म रिवील्स हिमसेल्फ, कभी ब्रेन वॉर्म खुद अपने आप को रिवील कर देता है, अपने आप के बारे में बताता है, अपने खुलासा कर देता है। एंड ही डिसीटफुल एक्शंस, और अपने डिसीटफुल एक्शंस जो है उसके जितने भी छल वाले या कपट वाले, साथियों डिसीटफुल में छल या कपट होता है, तो छल कपट वाले सारे कार्य जो उसके वो वहाँ पे खुल जाते हैं। साथियों फिर क्या होता है, इन अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग क्लोजर टू एवरीथिंग। अब हर चीज़ को साथियों क्लोज करने के साथ साथ, हर चीज़ को एक हैप्पी एंडिंग देने के साथ साथ साथियों होता क्या है कि जस्टिस क्लेमेंट इंस्ट्रक्ट्स एवरी पर्सन टू रीड देमसेल्फ ऑफ द इमोशंस। साथियों यहाँ पे जो जस्टिस हैं वो जितने भी लोग हैं सभी व्यक्तियों को अपने इमोशंस को कंट्रोल करने, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं पर काबू पाने का संदेश देते हैं, का सुझाव देते हैं। दैट आर बेइंग देम डाउन, जो कि उनको नीचता की तरफ ले जाते हैं। साथियों वो समझाते हैं कि आप लोग अपने उन इमोशंस को अपने आप से दूर कर दो जो तुम्हें नीचता की ओर ले जाते हैं। एंड दे स्टार्ट टू सेलिब्रेट, और इसके साथ साथियों वो लोग सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। और इसी के साथ साथियों जो हमारा ये ड्रामा है, प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, साथियों ये समाप्त होता है। साथियों आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों तो आप लोग अगर देखे हैं तो पूरी वीडियो अच्छी बात है, साथियों इसको आप देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को और भी दोस्तों के शेयर करें जो भी लोग एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब हर एक टॉपिक को इसी प्रकार से हम समझाते हुए वीडियो देने वाले हैं। आप वीडियो को भेज सकते हैं और इससे अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथियों इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साथियों नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आप लोग वीडियो को देखते रहें, मस्त रहें और तैयारी को करते रहें। धन्यवाद।